इस वीडियो क्लिप में हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में जानेंगे। फिर से ये नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो एक बार थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को किसी टेक्स्ट बुक से कम एक बार ज़रूर पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सफिशिएंट वीडियो होगा थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को पूरी तरह समझने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इस सामने दिख रहे पिक्चर में, फिगर में आप एक सर्किट देख रहे होंगे। 32 वोल्ट, 4 ओम, 12 ओम, 1 ओम, 2 एम्पियर, और ये लोड टर्मिनल है। ये भी एक लोड टर्मिनल है, इसके क्रॉस एक लोड लगा हुआ है। और खास बात ये है कि ये एक वेरिएबल लोड है। आप देख भी रहे होंगे। ऐसे केस में अगर आपसे बोला जाए कि इसमें करंट निकालिए, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम ये होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। किसी इंस्टेंट पे अगर ये 2 ओम है तो आपने निकाल लिया, थोड़ी देर के बाद ये 2 ओम से बढ़ के 3 ओम हो गया। तो आपको सारा कैलकुलेशन, अभी तक जो आप कैलकुलेशन जान रहे हैं केसीएल, केवीएल, इस हिसाब से आपको सारा कैलकुलेशन फिर से करना होगा और सारा वो लेंदी काम फिर से आपको निपटाना होगा, तब आप 3 ओम में करंट निकालिएगा। फिर ये 2.5 ओम हो गया घट के, तो फिर आपको वही परेशानी। और इस वेरिएबल लोड के चलते कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाता है। हर एक इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे करंट का, या यहाँ के वोल्टेज का भी आप हर एक इंस्टेंट पे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ये वोल्टेज को ही ले लीजिए। तो ये VL और IL, मेरे कहने का मतलब ये है, इस वेरिएबल लोड के चलते ये VL और IL बदल रहा है, हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि RL चेंज हो रहा है। तो हर एक सिचुएशन में आप हर एक सभी बदलाव के लिए आपको फिर से सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस बात से मुक्ति दिलाने के लिए थेवेनिन्स ने एक थ्योरम दिया जिसे नॉर्टन्स थ्योरम कहते हैं। और इस थ्योरम के आधार पे हम AB के पीछे जितना भी हिस्सा है, अगर वो लीनियर सर्किट है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस से। कहने का मतलब है कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद IL निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हर एक चेंज जो ही चेंज होगा हम उसे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अभी अब थोड़ी देर में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम, या अभी फिलहाल के लिए थेवेनिन्स थ्योरम, किसी वेरिएबल लोड के क्रॉस वोल्टेज या उसके थ्रू करंट, और यही लोड वेरिएशन ही प्रैक्टिकल केस है जनरली। आप कोई इन्वर्टर का एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर, उसके क्रॉस लोड, कभी आपने एक बल्ब जलाया, कभी 2 बल्ब जलाया, कभी पंखा भी ऑन कर दिया, कभी फिर एक बल्ब ऑफ हो गया, तो धीरे धीरे लोड वेरी करते रहता है। और अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैसियत से उसके थ्रू करंट जानना हो, आउटपुट करंट जानना हो, या आउटपुट वोल्टेज जानना हो लोड के हिसाब से, तो हर एक बार आपको एक लंबे कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स इसी बात से मुक्ति दिलाने के लिए है। हाँ, बस शर्त ये है कि ये लीनियर सर्किट एलिमेंट होना चाहिए। लीनियर सर्किट एलिमेंट मुझे पता है सारे लोग जानते होंगे। तो इसके पीछे, इस लोड टर्मिनल के पीछे जितना भी हिस्सा है ये सब लीनियर होना चाहिए। ये लगा हुआ रेजिस्टेंस लीनियर है, ये वोल्टेज सोर्स लीनियर है, ये करंट सोर्स लीनियर है, ये रेजिस्टेंस लीनियर है।
तो अगर किसी सर्किट में लीनियर सर्किट सारे के सारे एलिमेंट लीनियर हैं तो हम इसे हटा के एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए और बी। ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा और ये रेसिस्टेंस क्या होगा, ये हम कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाएंगे। लेकिन थेवेनिन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी लोड टर्मिनल के क्रॉस सारे लोड, उस किसी सर्किट में सारे एलिमेंट लीनियर हैं, तो लोड टर्मिनल के क्रॉस आप सर्किट के इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज एक रेसिस्टेंस सोच सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो थेवेनिन्स ने यही बात बोला, जैसा कि मैं यहां दिखा रहा हूं। ये थेवेनिन्स बोले, थेवेनिन। ठीक इसी तरह नॉर्टन ने भी एक थ्योरम दिया। उनके थ्योरम के हिसाब से इस तरह के सर्किट एलिमेंट को, हाँ ध्यान देना है, नॉर्टन्स वाले थ्योरम में भी ये लीनियर सर्किट एलिमेंट ही है। तो इस तरह के सर्किट को आप एक रेजिस्टेंस करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे सोच सकते हैं। ये नॉर्टन्स था, ये नॉर्टन्स का थ्योरम था। दरअसल आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर आप लोड टर्मिनल को छोड़ दें तो ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, और अगर आप लोड टर्मिनल को एक्सक्लूड कर दें तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ना। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, एक करंट सोर्स, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स ने अपने थ्योरम के आधार पर यह बोला कि किसी लोड टर्मिनल के क्रॉस हम सारे सर्किट को एक करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं। और थेवेनिन्स इसी बात को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के आधार पे बोलते हैं। कुछ बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने अभी आपको बोला कि इस थेवेनिन्स या नॉर्टन्स थ्योरम के आधार पे इस चेंज के साथ, वेरिएबल लोड के साथ आपको आसानी हो जाएगी। किस तरह आसानी हो जाएगी, देखिए जरा सा। मान लीजिए ये सर्किट है, फिलहाल के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूं। आप एक समझिएगा, सारा आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप थेवेनिन समझ गए तो नॉर्टन्स आपके लिए बड़ी बात नहीं है, अगर आप नॉर्टन्स समझ रहे हैं तो थेवेनिन्स बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये अगर वेरिएबल लोड है और आपको IL कैलकुलेट करना है तो ये बड़ा सिंपल सा बात है। क्या, VTH डिवाइडेड अपॉन RTH प्लस RL। अब जो ही RL बदलेगा, ये दोनों तो फिक्स हो जाएगा किसी सर्किट के लिए। जो ही RL बदलेगा, IL बदलेगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आप सिर्फ यहां चेंज कीजिए और ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि VTH और RTH तो किसी सर्किट के लिए कांस्टेंट रहेगा, वो हम अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो लोड करंट ये हो जाएगा। और जब हम लोड वोल्टेज की बात करें, अगर इसके क्रॉस मैं वोल्टेज को लोड वोल्टेज बोल देता हूं VL, तो VL क्या हो जाएगा, IL इंटू RL। और ये हो जाएगा RL अपॉन RTH प्लस RL इंटू VTH, है ना। इसे आप लोड वोल्टेज बोल सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
ये थ्योरम वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ लोड वेरिएबल हो और आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर देता है। आप एक केस में कैलकुलेट कर लीजिए और अगले केस में एक इक्विवेलेंट सर्किट के आधार पे आप बड़ी आसानी से हर एक चेंज को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बातें आ रही होंगी समझ में? चलिए, पहला पॉइंट ये था कि आपको किस तरह ये आसान हो जा रहा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के बारे में कि अल्टीमेटली हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। क्या ये भी इंटरचेंजेबल है? बिल्कुल। इट इज़ नथिंग बट सोर्स कन्वर्सन। आप देख रहे होंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाया जा सकता है और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है, सोर्स कन्वर्सन वाली बात है। असल में थेवेनिन्स क्या है? थेवेनिन सर्किट एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है और नॉर्टन्स सर्किट उसी सर्किट का इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो जिस तरह दोनों तरफ से हम बदल सकते हैं, वाइस वर्सा है ना, सोर्स कन्वर्सन वाइस वर्सा होता है और सिर्फ प्रैक्टिकल का होता है, आइडियल का नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बहरहाल तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि थेवेनिन्स से आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और नॉर्टन्स से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये जस्ट सोर्स कन्वर्सन है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है VTH और RTH कैलकुलेट करना। तो हम VTH को VOC भी बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों बोलते हैं अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। और IN जो नॉर्टन्स करंट था उसे ISC भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। क्यों बोलते हैं फिर वही बात आपको अभी जस्ट समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक बात और ऐड कर लीजिए, RTH जो था यही RN भी है, दोनों बराबर है। आप सोर्स कन्वर्सन में भी जानते होंगे दोनों रेसिस्टेंस, अभी मैंने जस्ट बोला कि ये सोर्स कन्वर्सन है, तो सोर्स कन्वर्सन में दोनों रेसिस्टेंस बराबर होते हैं, वोल्टेज सोर्स वाला रेसिस्टेंस हो या करंट सोर्स वाला रेसिस्टेंस। और ये नथिंग VOC डिवाइडेड बाई ISC, मतलब यो कह सकते हैं VTH डिवाइडेड बाई IN। जी, एक बार आप फिर से यहाँ देख लें VTH क्या है। ये VTH है, ये RTH है और ये RN है, ये IN है। मैं ये कह रहा हूँ इसे आप ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हैं, इसे आप शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल सकते हैं, और ये दोनों बराबर होता है, RTH और RN बराबर होता है। और इसे निकालने के लिए आप VTH डिवाइडेड बाई IN कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वही बातें लिखी हैं। अब VTH को ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोलते हैं अभी हम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलिए, तो चौथा बात यह है कि हम कैलकुलेशन किस तरह करें। तो मेरे पास क्या था, एक लीनियर सर्किट था। ये एक 2 पोर्ट लीनियर सर्किट था और इसके क्रॉस एक लोड लगा हुआ था जो वेरिएबल हो, नहीं भी वेरिएबल हो तो कोई बात नहीं है। चलिए, हमने अभी वेरिएबल मान लिया है और इस पॉइंट को हमने AB नाम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर आपको
VOC कैलकुलेट करना हो या VTH या VOC कैलकुलेट करना हो, जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे ओपन सर्किट, तो किसे ओपन करना है? लोड टर्मिनल को ओपन कर देना है। बात समझ में आ रही? लोड टर्मिनल को हमने ओपन कर दिया, लोड हटा दिया। अब आपको देखना ये है कि इस लोड टर्मिनल के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है, और यही VOC है। ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या है? लोड टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड, मतलब हमने लोड को बाहर हटा दिया है। लोड टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड, दैट्स इट। ठीक उसी तरह जब आपको ISC नॉर्टन्स, ये ISC का काम नॉर्टन्स के लिए पड़ता है, तो जब आपको नॉर्टन्स थ्योरम में ISC निकालना होगा तो फिर से वही बात, कोई लीनियर सर्किट है, थोड़ा मेरा ड्राइंग बढ़िया नहीं हो रहा है तो आप इस बात को, हैंड राइटिंग थोड़ा अप टू मार्क नहीं हो रहा है तो आप इसे इग्नोर करेंगे। ये RL है और ये एक वेरिएबल लोड है, ये AB है। तो जब आपको नॉर्टन्स के लिए करंट निकालना होगा, या यूं कहें कि शॉर्ट सर्किट करना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना होगा, तो आपको करना क्या है? तो आपको लोड टर्मिनल को शॉर्टेड कर देना है। तो जो ही आप लोड टर्मिनल को शॉर्टेड करेंगे, इसमें जाने वाले करंट को आप ISC नाम देंगे या I नॉर्टन्स नाम देंगे, और उसके बाद शॉर्ट करने के बाद इस लोड का कोई काम ही नहीं रह जाता है ना। इस लोड का कोई काम ही नहीं रहा, सारा करंट तो इधर से बहेगा, आपको करंट ही चाहिए ना, सारा करंट इससे बहेगा। तो शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट कहने का मतलब क्या है? लोड टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड। लोड टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, चलो। तो आपने VTH निकालना जान लिया, जिसे हम VOC बोल रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। आपने करंट, नॉर्टन्स के लिए करंट निकालना जान गया, जिसे हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। और क्यों ओपन बोलते हैं, क्यों शॉर्ट बोलते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि ओपन के केस में हमने लोड टर्मिनल को हटा के ओपन सर्किट कर दिया, और शॉर्ट के केस में हमने हटा के उसे शॉर्ट, कंप्लीटली लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब एक आखिरी बात यह है कि RTH क्या है, RTH के बारे में। चलिए, तो जब आप ये बाकी बातों से ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, RTH। अभी मैं बोला था RTH और RN बराबर है, सेम है, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो इसे निकालने का तरीका क्या है? VOC निकालने का तरीका क्या है? आपने लोड टर्म को हटा दिया और ओपन सर्किट कर दिया, और आप उस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। ISC निकालने का तरीका क्या है? आपने लोड को हटा के उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया और उसमें जाने वाले करंट कैलकुलेट कर लिया, बाकी सर्किट के आधार पे वो ISC निकल गया। और उसी तरह आपको जब RTH निकालना है तो क्या करना है? आपका दिया हुआ सर्किट ये था, ये एक लीनियर सर्किट था, और ये लोड टर्मिनल था। आपने लोड को रिमूव कर दिया है, बिना लोड के आप इधर से देखेंगे तो जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नजर आएगा वही RTH होगा। बस ध्यान ये रखना है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर सेट टू बी 0। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को 0 कर देना है और करंट सोर्स को भी 0 कर देना है।
एक मिनट, थोड़ा बातें स्पष्ट कर दूं। जब आप वोल्टेज सोर्स को जीरो करेंगे तो इस बात का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। और जब आप करंट सोर्स को जीरो करेंगे इस बात का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। बिल्कुल, क्या ये बातें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वोल्टेज सोर्स को किसी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जीरो करना है मतलब शॉर्ट कर देना है ना। करंट जीरो करना है, ओपन कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी वोल्टेज सोर्स को जीरो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वहां आपने शॉर्ट सर्किट रख कर दिया। और किसी करंट सोर्स को जीरो करने का मतलब है कि करंट सोर्स की जगह आपने ओपन सर्किट रख दिया जी। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैसे सोर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है। डिपेंडेंट रहेगा तो क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने हमारे सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उन्हें जीरो कर देना है। अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो जीरो करने के बाद वहां शॉर्ट सर्किट बच जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो शॉर्ट करने के बाद वहां एक ओपन सर्किट बच जाएगा, ठीक है। चलिए, बातें और स्पष्ट होगी जब हम इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमने शुरू में आपको जो दिखाया था इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने उसे ही एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है इस लेफ्ट वाले हिस्से के लिए, इस टर्मिनल के लेफ्ट के हिस्से के लिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। कहने का मतलब क्या है, VTH और RTH आपको कैलकुलेट करना है। किसी टर्मिनल मतलब कोई आपको लोड टर्मिनल स्पेसिफाई करना होगा, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि AB एक लोड टर्मिनल है और इसके इधर वाले हिस्से, लेफ्ट वाले हिस्से को, अगर कोई बहुत बड़ा सर्किट है तो उसके दो तीन हिस्से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दो अलग अलग हिस्से, दो तीन अलग अलग हिस्से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और हर एक हिस्से का हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए किन दो टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, मतलब किसे हम लोड टर्मिनल की तरह ट्रीट करेंगे, ये हमें बताना, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी मैं इस AB टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहा हूं, कोई आदमी इस टर्मिनल के क्रॉस भी निकाल सकता है, 12 ओम को भी लोड मान के इस टर्मिनल के क्रॉस भी निकाल सकता है ना। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको लोड टर्मिनल स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये लोड टर्मिनल है। जैसा कि यहाँ AB एक लोड टर्मिनल है और इसके पीछे का हिस्सा हमारे लिए टास्क है। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको कोई दो पॉइंट दिया होना चाहिए, मतलब उसी के क्रॉस, उसी टर्मिनल के क्रॉस हम थेवेनिन्स या नॉर्टन्स निकाल सकते हैं, उसे उस दो टर्मिनल को हम लोड टर्मिनल मान के। सही बात है। और इस सवाल का अगला हिस्सा है कि जब RL 6 हो, 16 हो या 36 हो तो आपको करंट निकालना है। अगर आप थेवेनिन्स थ्योरम नहीं जानते या नॉर्टन्स थ्योरम नहीं जानते हैं तो आपको तीनों अलग अलग कैलकुलेट करना होगा और एक तीन बड़ा लंबा सा कैलकुलेशन बनेगा। और यहाँ तो 3 है, प्रैक्टिकल केस में तो ये 3000 हो सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो थेवेनिन्स आपको यही आसान करवाता है। इस टीडियस टास्क से एक बार आपको टीडियस टास्क से मुक्ति मिल जाए, उसके बाद आपके लिए कोई वेरिएशन हो, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो लोड के हिसाब से, करंट का, वोल्टेज का बातें आसान हो जाएंगी। चलिए, इस न्यूमेरिकल को हम फिलहाल बहरहाल बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम RTH निकालेंगे, ठीक है। RTH निकालने का तरीका क्या है, आप इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को जीरो करेंगे, कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट करेंगे, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को जीरो करेंगे, कहने का मतलब है कि ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है।
तो हम चेक करते हैं कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट, यहाँ इसमें लगने वाले सोर्सेज कैसे हैं। ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, किसी सर्किट के किसी अन्य पैरामीटर पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करते हैं। इनका अपना वैल्यू है, एक का 32 वोल्ट है, दूसरे का 2 ओम है। ये सर्किट के बाकी किसी और हिस्से पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो हम अभी तक के डिस्कशन के आधार पे इसे बना सकते हैं जी। डिपेंडेंट रहेगा तो क्या करना है ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंडिपेंडेंट पे अपना ध्यान कंसीडर करते हैं। चलिए, तो दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और इन्हें हमें ज़ीरो करना है। और ज़ीरो करने के बाद आपके पास जो सर्किट बचेगा 4, 12, 1 और लोड टर्मिनल को हमने हटा दिया। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, यहाँ आपका वोल्टेज सोर्स था, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है ना। यहाँ आपका करंट सोर्स था, है ना, यहाँ वोल्टेज सोर्स था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट बनाने के लिए कोई ज़्यादा मतलब सिंपल सा दिखे, ज़्यादा बिना मतलब के चिन्ह दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। 4 ओम, 12 ओम और 1 ओम आपके पास दिया हुआ है। ये टर्मिनल ए बी है, हमने दोनों सोर्स को ज़ीरो कर दिया, इसे शॉर्ट सर्किट और इसे ओपन सर्किट कर दिया। और इस तरफ से हम झांक रहे हैं और हमें आरटीएच पता होना चाहिए। तो झांक रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, 4 और 12, थोड़ा बढ़िया से आपको क्या दिख रहा है, 4 ओम इज पैरेलल विथ 12 ओम एंड द होल थिंग इज सीरीज विथ 1 ओम। और जब इसे आप कैलकुलेट करें, ये सब लोग जानते होंगे है ना, इसे बार बार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौक 16, हाँ ठीक है, ये 4 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपके पास मिल गया। हाँ, ये कुछ नहीं, ये ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए बस। ये आप आईएससी से पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो हमने आरटीएच एक काम कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, वीटीएच। तो मैंने बताया वीटीएच निकालने के लिए आपको क्या करना है, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करना है और लोड टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये 32 वोल्ट था, याद नहीं रहता है, 4, 12, 1, ये 4, 12 और ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये 12 ओम और यहाँ एक करंट सोर्स है। हमने लोड टर्मिनल को, जो कि ए बी है, इसे ओपन कर दिया, लोड हटा दिया और बाकी बचे सर्किट के हिसाब से मैं इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालूंगा। मैं मान लेता हूँ कि इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप नीचे भी मान सकते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हाँ, बशर्ते सर्किट बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव, ऊपर ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब आपको ये VOC कैलकुलेट कर लेना है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगा। बड़ा सिंपल सा बात है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, करंट अगर इधर से निकलेगा तो इधर तो जाएगा नहीं, सारा 2 एम्पियर वाला करंट इधर ही जाएगा। और इसे आप अगर I समझ मान लीजिए तो इधर I+2 KCL, बड़ा सिंपल सा बात है। अब आप इसमें एक लूप में घूम जाइए।
-32 प्लस 4i प्लस 12i प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक लिखा मैंने। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो i ½ एम्पियर आ जाएगा। अब अगर आपसे हम पूछें i निकाल के आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आप VTH अब आसानी से निकाल सकते हैं, VOC या VTH जो भी बोलिए। ये कुछ नहीं है, ये 12 ओम अक्रॉस जो करंट वोल्टेज आएगा वो है। तो 12, 2 और आधा 2.5 और ये कुल मिला के 30 वोल्ट हो जाएगा। मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस है ना। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए मैंने जो मान रखा है वो सही है। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। हाँ, ये वोल्टेज मैंने, ये 30 वोल्ट क्या है, ये यहाँ का वोल्ट है 30 वोल्ट, और यही वोल्ट तो यहाँ है, ये भी 30 वोल्ट है ना। देखिए किन्हीं को कन्फ्यूज़न हो पोलरिटी डिसाइड करने में, तो आपके पास एक और जल्दी से चेक करने के लिए कहूँ, हाँ, एक तरीका मान सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि एक बैटरी लगा हुआ है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और फिर से KVL लगा लीजिए, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ सोचेंगे मुझे नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तब कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव करने में कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ VTH इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही है कि नहीं, क्या है, तो आप कुछ नहीं, आप इस लूप में एक बार घूम जाइए। ठीक है, ये ओपन लूप है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से करंट ना बहाइए, यहाँ एक मन में एक वोल्टेज। कैसे आप घूमेंगे, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा करके एक मन में मानिए, ठीक है, ये असल में नहीं मानना है, इसका वोल्टेज VTH। तो -VTH प्लस 2 इंटू 12, ये मिट गया है ना, ये 12 इज इक्वल टू 0, और तब आपके पास VTH जो आएगा 30 वोल्ट आएगा। मैंने इस लूप में घूम गया, ये इसमें KVL लगा दिया इस लूप में और आ गया। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ऑब्वियस सा बात है, ये आप इतने होशियार हैं कि मुझे विश्वास है, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मन में मानना है, ऐसा बना नहीं लेना है एग्जाम में कहीं ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को पोलरिटी डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है, तब के लिए ये करना था, ठीक है ना। तब के लिए क्या करना था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तब के लिए क्या करना था, आपको मन ही मन आपने जो मान रखा है उस पोलरिटी के हिसाब से एक बैटरी सोच लेनी है, यहाँ लगा हुआ है। पोलरिटी मैंने सही बनाया है ना, जो माना था उसी हिसाब से पोलरिटी बनाया है। और ये क्या है, ये VTH है। अब किसी एक लूप में आप घूम के देख सकते हैं। कोई बच्चा इस लूप में भी घूमना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लूप में भी घूम ले। क्या, -VTH, मैं यहाँ से चला हूँ B पॉइंट से, -VTH -4i प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और i की जगह क्या रख देना है, अभी मैंने निकाला था ½ एम्पियर, तो आपको VTH मिल जाएगा 30 वोल्ट। ठीक है ना। मतलब इस जैसे मान लीजिए मैं फालतू की बातों पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ समझाने के लिए, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ मैंने मानते समय, ये तो अपनी मर्जी से मानना था, मैं मानते समय यहाँ पॉजिटिव ना मान के यहाँ निगेटिव मान लेता, यहाँ पॉजिटिव मान लेता, तब इसके उलट वोल्टेज होता, और ये 30 वोल्ट नहीं, ये -30 वोल्ट मेरा आंसर आता। और उस सिचुएशन में आपके लिए ये बहुत ही मददगार होता, ये स्टाइल, ये इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स मानने वाला। ठीक है ना। तब आपको आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बेसिकली है। अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पोलरिटी बनाने में कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, उस सिचुएशन के लिए ये आपके पास एक हथियार है। तो मैं बातों को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने मान रखा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस आधार पे ये 30 वोल्ट है। अब मैं अगर सर्किट बनाऊं तो कैसा बनेगा, थेवेनिन्स सर्किट कैसा बनेगा,
मेरे पास जो सर्किट दे रखा था उसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बन जाएगा जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक सीरीज रेसिस्टेंस होगा और ये लोड टर्मिनल है। लोड टर्मिनल के क्रॉस RL लगा हुआ है और ये RTH है। RTH का वैल्यू 4 ओम निकला था, अभी जस्ट मैंने निकाला था। और ये VTH या VOC है जिसका वैल्यू 30 वोल्ट है। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इस VTH का पोलरिटी या अभी नॉर्टन्स हम देखेंगे तो नॉर्टन सर्किट में करंट का डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे सिंपली क्यों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। आपके लिए इस वोल्टेज सोर्स का पोलरिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ये मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक उसी तरह जब आप नॉर्टन्स थ्योरम में कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए करंट का वैल्यू जानना भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने जो सोर्स लगा रखा है उस सोर्स में जाने वाले करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ तक का बात समझ में आ गया सबको। अब अगर आपसे सवाल का दूसरा हिस्सा है 6 एम्पियर 6 ओम 16 ओम और 36 ओम हो तो क्या है। मैंने सवाल दे रखा है कि अगर ये RL किसी इंस्टेंट पे 6 ओम है तो बताइए, 16 ओम है तो बताइए, 36 ओम है तो IL बताइए। ठीक है ना, सिंपल सा। IL इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RL प्लस RTH। हाँ, ये के भी कुछ नहीं, ये करंट निकालना है, V बराबर IR उस हिसाब से। तो VTH 30 वोल्ट और RL इस पहले केस में 6 तो ये 3 एम्पियर ना। अगर दूसरा केस देखें तो 30/16 प्लस 4 20 मतलब 1.5 एम्पियर। इसी तरह आप तीसरा निकाल सकते हैं 30/4 प्लस 36 3/4 एम्पियर। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान है। और अगर ये लोड वेरिएबल है तो मेरे लिए अब एक बार मैंने इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लिया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो मेरे लिए कितना आसान है। अगर यही मैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नहीं निकालता तो ये हर एक तीनों केस के लिए मुझे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। वो सारा कैलकुलेशन जो मैंने एक केस के लिए किया, ठीक है ना। तो थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन्स थ्योरम आपको ये सहूलियत देता है कि जहाँ लोड वेरिएबल हो वहाँ एक बार आपको मेहनत करनी है, बाकी लोड के हिसाब से आप तुरंत तुरंत चेंज कर लोगे। ठीक है, मैं इस सवाल में एक और सवाल आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अभी हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाला इस सर्किट का और आपको अब इसी सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है और चेक करना है कि क्या ये कन्वर्सन के लायक है। बेस्ट। अब सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। अभी आपने इसी सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाला जो कि ये निकला और आपको अब इसी सर्किट का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है AB के क्रॉस। हाँ, ये टर्मिनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो RTH कैसे निकलेगा। अगर ये इंडिपेंडेंट सवाल रहता तो हमें इसे 0 करना था, तो शॉर्ट सर्किट, इसे ओपन सर्किट है ना करना पड़ता। लेकिन चूंकि हम एक बार निकाल चुके हैं तो फिर उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ा भी था कि RTH RN सब बराबर है और ये कितना निकला था 4 ओम। अभी मैंने जस्ट निकाला था, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 करके। अब आपके पास मेन काम ये है कि आपको ISC निकालना है या IN निकालना है, ठीक है। तो IN निकालने के लिए मैंने बताया कि लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। चलिए तो हम कर देते हैं। ये मेरा लोड टर्मिनल है
ये 2 एम्पियर है, ये 12 ओम है, ये 4 ओम है और ये 1 ओम है, और ये मेरा लोड टर्मिनल ए बी है। और आई एन इज नथिंग बट आई एस सी। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, आई एस सी बोलिए या आई एन बोलिए। हाँ, नॉर्टन्स में जो आप करंट निकालेंगे तो आपको यही करंट निकालना है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अभी तक जो आप जान रहे हैं, KCL, KVL, लूप, मेश, कुछ भी निकाल के बना सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपके लिए सहूलियत ये होगा, आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए सहूलियत ये होगा कि इसको आप सोर्स कन्वर्सन करके करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको करंट निकालना है, इसीलिए करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसे भी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा, है ना। हमें चूंकि करंट निकालना है, इसीलिए हम इसे भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसे हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात बस इतना सा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सर्किट बनाया, सॉरी, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ जिधर पॉजिटिव है उधर ही करंट का टर्मिनल रहना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ये 2 एम्पियर, ये 1 ओम, ये 12 ओम। और जब आप इस वोल्टेज सोर्स को इस करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैरेलल में रेसिस्टेंस आ जाएगा करंट सोर्स के, और ये भी 4 ओम ही रहेगा। और करंट क्या हो जाएगा, सॉरी ये 32 था, मैं इसे 3 लिख दिया हूँ। और फिर बाद में आंसर हम लोग ढूंढते रहेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है। ये क्या था, 32 वोल्ट था। तो जब ये 32 वोल्ट है और ये 4 ओम है तो 8 है ना, इसे हम 8 लिख सकते हैं। 8 एम्पियर का एक करंट सोर्स और 4, ठीक है। सिंपल सा बात है। हमें, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है यहाँ आई करंट निकालना, जिसे मैंने अभी आई एन नाम दे रखा है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 4, 12 और 1 ओम वाले रेसिस्टेंस तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब इसमें 1 ओम में आई एन जा रहा है तो 4 ओम में कितना जाएगा, रेसिस्टेंस 4 गुना तो करंट डिवाइडेड बाई 4, और ये 12 गुना तो डिवाइडेड बाई 12। अगर ये आई एन है 1 ओम में जाने वाला करंट, तो 4 ओम में जाने वाला करंट आई एन बाई 4 और 12 ओम में जाने वाला करंट आई एन बाई 12, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप सिंपल सा लगा दीजिए KCL, आई एन प्लस आई एन बाई 4 प्लस आई एन बाई 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, दैट्स मीन 10। यहाँ से जब आप आई एन निकालेंगे तो गुना करके देखिए कितना आ रहा है। जब आप आई एन निकालेंगे तो ये 7.5 एम्पियर आएगा। क्यों, ये समझ में आ रहा है बात, ये मैंने कैसे कर दिया। KCL है नथिंग, सुपर नोड, सुपर मेश कंसेप्ट जानते हैं ना आप, उसी आधार पे KCL मैंने लगाया है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। सुपर मेड के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। हमें पता है कि आपको पता होगा। आई एन बाई 4, आई एन बाई 12 और आई एन, ये तीनों मिलके 8 प्लस 2 10, और इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 एम्पियर करंट आएगा। तो मैंने RTH निकाल लिया और
कहने का मतलब ये है कि एक करंट सोर्स आया और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आया, यही नॉर्टन्स थ्योरम है। और ये लोड टर्मिनल है, इसका वैल्यू 4 ओम और इसका मैग्नीट्यूड 7.5 एम्पियर। जरा हमें बताइए कि क्या मैंने ये मार्किंग सही किया है। देखिए मैं थेवेनिन्स के समय भी अभी जस्ट बोला हूँ कि आप जब थेवेनिन्स या नॉर्टन्स बना रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, IN और VTH का मैग्नीट्यूड तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, इसका पोलरिटी और डायरेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस लोड टर्मिनल में IN का डायरेक्शन क्या है, यूं है। तो जब तक करंट बाहर की तरफ नहीं होगा तो यहाँ जाने वाले करंट का वैल्यू का डायरेक्शन इस तरह नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से मैंने सही बनाया है। आपको ये डिसाइड करना है कि करंट का डायरेक्शन ये नॉर्टन्स के लिए सही था कि नहीं। तो अभी सही है, ठीक है। तो चलिए मैंने बताया अभी ये नॉर्टन्स का सर्किट हो गया और अभी जस्ट क्या निकाला था मैंने, थेवेनिन्स का। इसे कॉपी कर लेता हूं मैं। बड़ा कॉपी और ये पेस्ट। ये थेवेनिन्स था। मैंने दो अलग अलग तरीके से, मैंने सोर्स कन्वर्सन अभी किया नहीं था। जरा आप चेक करके बताइए क्या सोर्स कन्वर्सन से मुझे नॉर्टन्स निकालने के लिए, जब मैं थेवेनिन्स निकाल चुका था तो नॉर्टन्स निकालने के लिए इतना लफड़ा करने का कोई जरूरी नहीं था। ये 4 ओम यहाँ रख देता और इसे यहाँ लाने के लिए क्या करता, इस दोनों को डिवाइड कर देता। VTH बटे RTH इज इक्वल टू 30/4 7.5। और यही तो है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सोर्स कन्वर्सन है ना। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सोर्स कन्वर्सन है। आपको पूरा गुना भागा करने का कोई जरूरी नहीं था। अगर आपने थेवेनिन्स निकाल लिया है तो सोर्स कन्वर्सन करके आप नॉर्टन्स निकाल सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात और, मैंने एक टर्म लिखा था RTH इक्वल टू RN, आप देख भी रहे हैं, दोनों का तरीका एक ही है। और लास्ट में एक लिखा था VOC डिवाइडेड बाई ISC, या फिर आप कह दीजिए VTH डिवाइडेड बाई IN। क्या ऐसा है क्या? VTH कितना है 30, IN कितना है 7.5, करेंगे तो कितना आएगा? सही है। तो बातें मैं यहाँ लिखा था, इस बात को आप पता नहीं कितने लोग ध्यान दिए थे। हाँ ये बात है ना, मैं इस बात को बताना चाह रहा था, है ना। तो आज की क्लास में मैंने देखा नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और ये कहाँ हेल्पफुल होता है। और ये दोनों सोर्स कन्वर्सन हैं, एक आपको पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज की क्लास का रिस्ट्रिक्शन ये था कि ये डिस्कशन सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए था। अगर किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तभी ये कर सकते हैं। अगर सर्किट में एक या एक से अधिक डिपेंडेंट सोर्सेज हो, आज का सारा इंडिपेंडेंट के लिए था, इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो। लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स हो तो क्या करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो क्लिप में इस बात का हम चर्चा करेंगे कि किसी सर्किट में एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सोर्स हो तो हमें किस तरह कैलकुलेशन करना है और क्या ध्यान देना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।